हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा, है या ना। आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोजिट स्कीम। जैसे आप देख पा रहे होंगे, कंपोजिट स्कीम ये एक नया चैप्टर है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत क्रुशियल चैप्टर है। आपको इसको ध्यान से करना चाहिए, मैं आपको करवाऊंगा भी, है या ना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इसका एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर एज इट इज फाइनल में भी है। आप जितना इंटर में पढ़ोगे एज इट इज फाइनल में भी है। आप अभी पढ़ लोगे तो दोनों, मतलब इंटर के लिए भी हो जाएगा एंड फाइनल के लिए भी हो जाएगा। कैसा इंटर में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है, क्योंकि 50 मार्क का ये आंसर है, क्योंकि बेसिक वाला चैप्टर से वहाँ से 7 नंबर की क्वेश्चन आ जाती है। तो एग्जामिनर के पास 30 मार्क्स है, तो वहाँ से तो 14 मार्क चला जाता है, तो वहाँ बचता नहीं है, स्कोप बचता नहीं है ये चैप्टर को टेस्ट करने के लिए। बट ये चैप्टर बहुत क्रुशियल है और फाइनल लेवल पे ये चैप्टर टेस्ट होती ही होती है। फाइनल लेवल पर ये चैप्टर टेस्ट होती ही होती है। ठीक है, आप उसको क्या करना, इसको हम ध्यान से एंड बारीकी से पढ़ेंगे कि चैप्टर एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है एंड चैप्टर लाने की क्या मतलब है, चैप्टर लाने की क्या मतलब है एंड चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। एंड हम उसको प्यार से चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे 2-3 लेक्चर में, है या ना। विथ क्वेश्चन है या ना। आप लोग रेडी हो? नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए। हम बारीकी से धीरे 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 ये चैप्टर को हमारे पकड़ में लेके आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करें 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, डिस्कशन करते हैं कंपोजिट स्कीम। सर ये पहले हमको बताइए, ये चैप्टर जो लेके आया गवर्नमेंट जो चैप्टर लेके आया, ये चैप्टर लाने की क्या ऑब्जेक्टिव थी, इसके पीछे कारण क्या था इस गवर्नमेंट चैप्टर लेके आया। आप हमेशा ये चीज नोटिस करना, या आपको पता होगी, गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हो गए उनको कैसे बिजनेस में प्रमोट किया जाए, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी ग्रो कर पाए। वो ग्रो होंगे तो देश भी ग्रो होगी, वो ग्रो होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगी, तो वो ग्रो होंगे तो बाकी लोग देखे वो भी बिजनेस करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारे भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमारे बिजनेस की बहुत कमी। जैसे कि हमारा बहुत सारा जो हम प्रोडक्ट करते हैं, हम मतलब हमारी इंपोर्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर एज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मान लीजिए 5 रुपए के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करते हैं 15 रुपए की। तो गवर्नमेंट चाहता है ये जो गैप है ना, ये गैप है, इसको कैसे कैसे कम किया जाए, कैसे कम होगी। गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आती है, वो पॉलिसी में लिबरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब पॉलिसी में एकदम स्ट्रिंजेंट पॉलिसी नहीं होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी होना चाहिए। एंड जो छोटे छोटे व्यापारी, एमएसएमई बोल सकते हो, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, गवर्नमेंट चाहते हैं इनको प्रमोट करें। ये जितना नया नया बिजनेस शुरू करेंगे, जितना नया नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, इनको फायदा क्या होगी ना, हमारा देश की डेवलपमेंट होगी, बिजनेस बढ़ेगी, हमारे इंपोर्ट कम होगी तो हमारे जो हम डॉलर में पे करते हैं, कोई भी देश से हम परचेस करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर में पे करना रहता है, तो वो जो डॉलर की हमारे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो पाए। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद यही है कि कैसे भी करके ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको बढ़ावा दिया जाए। गवर्नमेंट के पास 2-3 रास्ता है। एक रास्ता क्या है ना, गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसी लेके आ रही है उसमें जो छोटे छोटे व्यापारी होंगे उनको प्रावधान दिया जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप इनकम टैक्स पढ़े होंगे या फिर आगे जाके पढ़ोगे, वहां पे इनकम टैक्स में एक कंडीशन है, अगर आप एक एमएसएमई से, माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज परचेस कर रहे हो, ले रहे हो, तो उनको 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। 45 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट करनी होगी। अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो तो जो खर्चा है पीजीबी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, उसमें वो खर्चा डिसअलाउ किया जाएगा।
पहले तो क्या, पॉलिसी में लिबरलाइज करो, जैसे उनको फंडिंग प्रोवाइड करिए, उनको जैसे लैंड एक्विजिशन के लिए उनको जैसे कोई एमएसएमई बिजनेस सेटअप करना चाहती है, उनको लाइसेंस इजीली मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट से फंडिंग मिलना चाहिए। ये हो गया पॉलिसी। और एक हो गया कंप्लायंस, और एक हो गया कंप्लायंस। कंप्लायंस इन द सेंस, जैसे इनकम टैक्स की बात की है, इनकम टैक्स में वहां पे 45 डेज की लिमिट है, 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, नहीं तो वो एक्सपेंसेस डीसेला हो जाएगी। एक्सपेंसेस डीसेला होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो ये इससे क्या होगा, बिजनेस जो मैन है, जो एमएसएमई से परचेस कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगी से परचेस कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो उनके माइंड में ये रहेगी, ये डर रहेगी, अगर हम टाइम में पेमेंट नहीं किए तो ये खर्चा हमारी डीसेला हो जाएगी। गवर्नमेंट ये चीज सारा ये चीज क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट ये जो चीज कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। वैसे ही एग्जैक्टली जीएसटी में जैसे इनकम टैक्स में प्रावधान है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आप पढ़े होंगे, जो सर्विसमैन है 50 लाख तक उनको 44A यहां पे पढ़े होंगे, या फिर आगे पे जाके पढ़ने वाले हो, है ना। प्रिजम्पटिव टैक्स, जितना भी सर्विसमैन है, जो अगर उनका टर्नओवर, उनका सालाना की इनकम 50 लाख से कम है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें 50% के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी पे 50% उनका खर्चा मान लिया जाएगा। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही हर कानून, कोई भी टैक्सेशन लॉ उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे व्यापारी के लिए कुछ प्रावधान रहता है। इंडिया में इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि वहां पे 5-10 बड़े बड़े या 50-100 बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन को लेके इंडिया तरक्की नहीं कर सकता है। इंडिया को बढ़ना होगा, इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना होगा, तो क्या करना होगा? छोटे छोटे व्यापारी, मतलब सामूहिक डेवलप होना चाहिए, सामूहिक डेवलप होना चाहिए। जो भी, ऐसा नहीं है कि 5-10 लोग सिर्फ मिलियनर एंड बिलियनर बने, ट्रिलियनर बने, एंड छोटे व्यापारी रह गए वैसे नीचे दबते रहे। ऐसे होगा तो इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कलेक्टिव डेवलपमेंट होगी तब इंडिया डेवलप करेगी, तो इंडिया की ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ होगी। तो गवर्नमेंट इसी बेसिस पे काम करता है। तो गवर्नमेंट का कहना क्या है, जो भी कानून बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि जो छोटे छोटे व्यापारी हो गए, उनको कैसे, किस तरह से मदद दिया जा सके, सम एक्सटेंट तक मदद दिया जा सके, ताकि वो उनको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो पाए, एंड जो उनको देखकर बाकी जो है वो भी बिजनेस करने के लिए प्रेरित हुए। है ना। ये है गवर्नमेंट की सोल मोटो, ये है गवर्नमेंट की सोल मोटो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आप जैसे मान लीजिए बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या क्या करता है। एक जो बड़ा, हम ऐसे ही बातें करते हैं, एक ध्यान से सुनते रहना बस, मैं चैप्टर की बेस बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसे क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले तो वो जीएसटी में रजिस्टर कराएगी, उसके बाद मंथली एंड क्वार्टरली एंड ईयरली रिटर्न भरेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, आईटीसी क्लेम करेगी, नोटिस वगैरह कुछ आया तो उसका रिप्लाई देगी, टाइमली रिफंड हो गया, अदर कंप्लेंसेस, ये सारा चीज उनको करना पड़ता है, सारा चीज उनको करना पड़ता है। एक बार सोच के बताइए, आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, एंड तुरंत ही आपके ऊपर, ऐसे मान लीजिए आपके धंधा तुरंत ही बढ़ा, मतलब आप 10 लाख कमा रहे थे, एंड आपकी बिजनेस अच्छा चलने लगा, आप 20 लाख कमाने लग गए, 20 लाख कमाने लग गए। तो 20 लाख जब कमाने लग जाओगे, गवर्नमेंट आगे क्या बोलेगा पता है, भाई आप 20 लाख कमाने लगे हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो। आप जो 10 लाख से 20 लाख तक गए होंगे, तो उसमें इतना सारा बर्डन आ जाएगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मंथली करना पड़ेगा, मंथली 2 तो 3 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 2, एक सेल्स के लिए, एक आईटीसी के लिए, अलग अलग रिटर्न भरे, अलग अलग कंप्लेंट्स करें, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। पहले क्या होता था, वो खुद ऐसे ही मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेती थी,
कि मैं इसको इतना सेल किया, इतना यहाँ से इतना परचेज किया, मैं ये वेंडर को इतना पेमेंट करना है, इसको इससे इतना पैसा मिलेगी इतने दिन के बाद। वो क्या होता है, आप खुद ही मेंटेन कर पाती थी। छोटे लेवल पे बिजनेस था, या फिर एक दो छोटे छोटे अकाउंटेंट को हायर करके अपना धंधा चला रही थी। बट जब उसके ऊपर इतना सारा बर्डन आ जाएगी, एक बार मेरे साथ सोचना, इसके ऊपर जो इतना सारा बर्डन आ जाएगी, क्या वो बिजनेस कर पाएगा? क्या वो जो छोटे छोटे मतलब बीकॉम या फिर आईकॉम वाले जो ग्रेजुएशन कॉमर्स में स्टूडेंट्स है, उनको लेके अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर पाएगी? बताओ हाँ या ना? क्या ये करना संभव है? मतलब 10 से 20 लाख अगर आपकी कमाई होगी, आपकी इनकम होगी, या फिर आपकी सेल्स होगी, टर्नओवर होगी, जीएसटी में टर्नओवर होगी, क्या ये करना पॉसिबल है? थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगी, क्योंकि प्रॉपर करना है तो जैसे एक बार आपको मतलब कंप्लेंस से आप आ गए तो कंप्लेंस सबके ऊपर सेम ही होता है, अनटिल अनलेस आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया तो मान लीजिए आपके ऊपर ये सारा चीज एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट मतलब जब इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर जब मतलब एग्जीक्यूशन बारी आएगी, तब ये चीज नहीं देखेगी कि आप छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो, छोटे उद्योगी हो या फिर बड़े उद्योगी हो, ये चीज नहीं देखेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या सोचा, क्यों ना हम उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे, उनको उनका जो मोटिवेशन है उनको बढ़ाया जाए, वो आगे बढ़ के बिजनेस करने आए, नया नया स्टार्टअप करें, नया नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालें, नया नया सर्विस करें। जो मैन्युफैक्चरिंग जो जैसे टॉय हो गया, खिलौना हो गया, कपड़े वगैरह हो गया, हम इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हमारे देश में जो लोग हैं, देश में जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे व्यापारी है, दुकान करके बैठते हैं, उनको प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, वो आगे जाके बिजनेस करें। एज ए गवर्नमेंट, एज ए पेरेंट्स, जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको बेहतर कॉलेज में डाला जाए, इसको बेहतर ट्यूशन दिया जाए, बेहतर कोचिंग दिया जाए, वैसे ही गवर्नमेंट चाहती है। अगर ये छोटा है, ये मतलब हमारे ही है, छोटे बिजनेसमैन है, उनको डेवलप करने के लिए ये सारा फैसिलिटी दिया जाए। जब ये बड़े हो जाएंगे तब उनसे वसूली किया जाएगी, इनकम टैक्स 30% से लिया जाएगा, जीएसटी हर कंप्लेंट उनसे करवाई जाएगी। जब तक वो बड़े नहीं हुए हैं, जब तक हम जो बचपन में छोटे होते हैं, तब हमारी टेक केयर कौन करती थी? जो भी गलती करते थे कौन करती थी? हमारे पेरेंट्स करते थे, हमारे माता पिता करते थे, हाँ या ना? गवर्नमेंट भी एज ए पेरेंट्स के हिसाब से काम करता है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है जब तक छोटे हो, छोटे लेवल मतलब 2 करोड़ 5 करोड़, जब तक छोटे लेवल पे धंधा कर रहे हो, विद इन द स्टेट, विद इन द टाउन कर रहे हो, विद इन द सिटी कर रहे हो, तब तक आपकी हाथ पकड़कर हम चलाएंगे, आपको हाथ पकड़कर चलेंगे आपके साथ। जब आप बड़े हो जाओगे तब तो आपसे कमाए, जैसे आप में से मैं कमाने लग गया हूं, तो मेरे पेरेंट्स जितना भी खर्चे किए थे अभी मैं पेरेंट्स को दे रहा हूं, वैसे आप जैसे कमाने लगोगे, अभी तो आपके पेरेंट्स हाथ पकड़कर चला रहे हैं आपको, जब आप कमाने लगोगे तो आप उनके हाथ पकड़ोगे। गवर्नमेंट का प्रोसेस सेम ही है। जब तक ये बिजनेसमैन छोटे छोटे व्यापारी हैं, तब तक उनका हाथ पकड़कर चलना हमारा ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब से उनसे पॉकेट से, जेब से 30% इनकम टैक्स एंड जीएसटी सारा अमाउंट कलेक्ट करेंगे, 1 रुपया का भी छूट नहीं दिया जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करता है, एक स्कीम लेके आया, जो छोटे छोटे व्यापारी है उनके लिए एक स्कीम लेके आया। उस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम। सर छोटे छोटे व्यापारी हम कैसे डिसाइड करेंगे ये छोटे हैं? क्या हम ऐसे डिसाइड करेंगे ये टलर है, ये बहुत लंबा पुरुष है, उसको बड़े बिजनेसमैन, ये भी छोटे हैं, उसको छोटे बिजनेसमैन, ऐसे माना जाएगा क्या? नहीं, नहीं, कैसे माना जाएगा फिर? तो हमारे टर्नओवर के बेसिस में, किस बेसिस में? टर्नओवर आसान भाषा में बोलो तो सेल्स, आसान भाषा में बोलो तो सेल्स के बेसिस में हम डिवाइड करेंगे, हम बांटेंगे कि कौन ये स्कीम के लिए एलिजिबल है, ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कोई फ्री बीज निकालती है कि मान लीजिए राशन मिलेगी आपको, जैसे हमको मिलता है ना राशन कार्ड के हिसाब से आपको चावल वगैरह मिलता है, तो किस बेसिस पे मिलता है? जिसका कमाई कम है। जैसे मान लीजिए आप करोड़ रुपया कमाते हो, 100 करोड़ में बिजनेस करते हो, तो क्या आपको आपके राशन चावल मिलेगी, राशन कार्ड मिलेगी? नहीं, ऑब्वियसली नॉट।
किनको मिलता है? जैसे गवर्नमेंट के पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको घर मिलती है? जो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे इन द सेंस जो बिलो पॉवर्टी लाइन में नीचे हैं, उनको पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है। वैसे ही गवर्नमेंट बोला कि हम एक टर्नओवर लिमिट सेट करेंगे, एक टर्नओवर की लिमिट सेट करेंगे। अगर आपकी सालाना की टर्नओवर, यहाँ पे इनकम नहीं है, इनकम टैक्स में इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे टर्नओवर की बात होगी जीएसटी में। अगर आपकी सालाना की टर्नओवर कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर से कम है, मतलब अमाउंट से कम है, तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो टर्नओवर क्या है आप अगर जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, 1.5 करोड़ फॉर अदर देन सर्विसेज। 1.5 करोड़ क्या है? 1.5 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर, सालाना की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको हम छोटे व्यापारी मानेंगे, छोटे बिजनेसमैन मानेंगे, एंड यू विल बी एलिजिबल, यू विल बी एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। दैट इज नॉट कंपल्सरी। गवर्नमेंट ये नहीं कहता है कि आपको कंपल्सरी ये चीज करना ही करना है। गवर्नमेंट ये चीज कभी नहीं बोलता है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि अगर आप चाहो, वहां पे जिस हम जब हम रीडिंग करेंगे तब ये बारीकी से इस चीज को आपको मैं समझाऊंगा, ये चीज को आपको मैं समझाऊंगा। क्या है वहां पे लिखा है? मे द टैक्स पेयर, दैट मीन द बिजनेस मैन मे ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन। वो चाहे तो रेगुलर स्कीम में जा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, जीएसटी तीनों बार जीएसटी रिटर्न भरेगी, सारा कुछ ए टू जेड प्रोसीजर फॉलो करेगी। वो चाहे तो, अगर वो चाहे कि उसको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, बट हम दिए हैं, हम प्रोवाइड करके रखें, अगर उसका इच्छा हो रहा है तो ये स्कीम वो ऑप्ट कर सकता है, ये स्कीम वो ऑप्ट कर सकता है। हाँ या ना? समझ में आ गया? ये कुछ टर्नओवर की क्राइटेरिया 1.5 करोड़। कैसे टर्नओवर कैसे डिसाइड करेंगे? हम जब आगे पढ़ेंगे तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 6। वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दिया गया है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं ना, बेस बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपकी सालाना की टर्नओवर कुछ मतलब टर्नओवर कुछ अमाउंट से नीचे है, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आप यू एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। सर फायदा क्या क्या मिलेगी? फायदा क्या क्या मिलेगी? आपको रिटर्न मंथली नहीं भरना पड़ेगा। मैं बेनिफिट गिना दे रहा हूं आपको। मंथली रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। फिक्स्ड रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिक्स्ड रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में याद करो 6%, 8% एंड सर्विसेज केस में 50% के ऊपर आप टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही एग्जैक्टली एक रेट फिक्स किया जाएगा। आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना है कि 6% क्या होगा, या फिर 5% होगी, या फिर 12% होगी, या फिर 18% होगी, या फिर 28% होगी, या फिर 40% होगी, या फिर 0 होगी, क्या रेट होगी। इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक फ्लैट रेट बता देंगे, इसके ऊपर इतना टैक्स दे दीजिए, कुछ माइनर अमाउंट बता देंगे, बस आंखें बंद करके उतने के ऊपर आपको टैक्स दे देना है। बस ना आगे कुछ सोचना है ना पीछे कुछ सोचना है। इतना इतना ही सिंपल है। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। क्या क्या फायदा मिल जाएगी? मंथली रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा। जैसे हम रेगुलर स्कीम में जाओगे तो 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, जीएसटीआर 1 11 तारीख को भरना पड़ता है एवरी मंथ। 20 तारीख को आपको जीएसटी 3 भी भरना पड़ता है आईटीसी क्लेम करने के लिए। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न की, चैप्टर पढ़ेंगे, अभी के लिए बस सुन लीजिए। फिर क्वार्टरली भी एक रिटर्न भरना पड़ेगा। टीडीएस आप अगर आप लोग टीडीएस भी रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको, एनुअली भी रिटर्न भरना पड़ेगा। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो हाई चांसेस है कि डिपार्टमेंट से आप नोटिस भी आ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको आपसे भी मांगा भी जा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, डिटेल्स दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, है या ना। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो गवर्नमेंट मांगेगा कैसे? तो आपके तो ऊपर लायबल नहीं है बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट मांग भी नहीं सकता, डिपार्टमेंट मांग भी नहीं सकता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए, हाँ या ना। बस यही है फायदा। क्या क्या समझे? कंपोजिशन स्कीम क्यों लेके गवर्नमेंट आई,
एंड इसका क्राइटेरिया क्या है, टर्नओवर है क्राइटेरिया, कि अगर टर्नओवर से नीचे है, मतलब सालाना टर्नओवर इतने अमाउंट से, पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे है, तो यू आर द एलिजिबल। कितने के पे टैक्स देना पड़ेगा, एक फ्लैट रेट दिया जाएगा, ये आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और क्या फायदा होगी, मंथली रिटर्न भरना नहीं पड़ेगी, फिक्स्ड रेट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कितने भी कमा लो, उसकी टर्नओवर के नीचे जितने भी कमा लो, कोई देखिए ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये मोबाइल के ऊपर 6% लगता है, ये बोतल के ऊपर 5% लगता है, इसके ऊपर 10% लगता है, ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। फ्लैट रेट, आंखें बंद करके फ्लैट रेट के ऊपर आप टैक्स जमा कर दीजिए, फ्लैट रेट के ऊपर टैक्स जमा कर दीजिए। समझ आ रहा है नहीं, ये चीज फायदा मिलेगी, ठीक है, ये चीज फायदा मिलेगी। और एक क्या, हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि 1.5 करोड़, यहां पे हम देखेंगे 26 की डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखेंगे, क्या पे कुछ या कुछ इफ एंड बट है क्या, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं लिखता है, इफ एंड बट, इफ एंड बट है वहां पे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। आई होप मैं जो बेस बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, आपको बेस बन गई होगी कि कंपोजिशन स्कीम क्यों लेके गवर्नमेंट आई, अगर क्या नीड रही गवर्नमेंट की कंपोजिशन स्कीम लेके आई, किसके बारे में सोच के लेके आई, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनके बारे में सोच के गवर्नमेंट लेकर आई कंपोजिशन स्कीम, जो सेक्शन 10 में लिखा गया है, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। एक बार रीडिंग दे दे कंपोजिशन स्कीम क्या बोलना चाह रहे, मैं जैसे एज इट इज बताया वहां पे मैंने यहां पे भी एज इट इज लिखा हूं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। एक बार मैं आपको रीडिंग करा देता हूं, ठीक है, एक बार रीडिंग करा देता हूं। द कंपोजिशन स्कीम द लेवी रिप्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ टैक्स, ऑल्टरनेटिव मेथड टैक्स लेविड डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर मतलब जिसका सालाना के टर्नओवर शटल लिमिट से कम है, स्मॉल टैक्स पेयर हुज टर्नओवर रिमेन्स विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट, जो भी लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है उसके वो लिमिट से नीचे है तो उनको बोला जाएगा स्मॉल टैक्स पेयर, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लेकर आई गवर्नमेंट, है या ना, हाँ। The primary objective of this scheme is to bring simplicity and reduce the compliance cost for the small businessman by offering simplified turnover based tax regime, turnover based tax regime जैसे मैंने आपको बताया, आपकी टर्नओवर इतना है, उसके ऊपर पर्टिकुलर रेट के ऊपर मल्टीप्लाई करके इतना टैक्स दे दीजिए, टर्नओवर बेस्ड टैक्स रिजिम, जितना टर्नओवर होगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय जितना भी रेट होगी, 1% या फिर 2%, 1% जीएसटी जमा कर दीजिए। मान लीजिए आप 1 करोड़ की सेल किए, 1%, 1 लाख, 1 लाख जीएसटी जमा कर दीजिए, हम अब आपसे कुछ नहीं लेंगे, और आपसे कुछ नहीं लेंगे। अगर ये 1 करोड़ रेगुलर सप्लायर से सेल करता, मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करो, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ये ऑप्ट ना करके रेगुलर स्कीम में जा रहे हो, एज ए रेगुलर टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आपको क्या करनी होगी पता है, 1 करोड़ के ऊपर 18%, मतलब 18% मतलब 18 लाख आपको जीएसटी जमा करने पड़ेगा, आईटीसी का कैशबैक वगैरह मिलेगा, बट 18 लाख के ऊपर जीएसटी जमा करना पड़ेगी। क्या ये जो 1% दे रहे हो उसके ऊपर आईटीसी मिलेगी, नहीं। एक बार सोच के बताइए, गवर्नमेंट तो चित्तू सा अमाउंट आपसे ले रहे हैं, छोटा सा एकदम, मतलब 1% ले रहा है, एक छोटा सा चिंदी सा अमाउंट लेके आपके आपसे टैग, मतलब आईटीसी भी आपको दे, ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको आईटीसी मतलब कैशबैक जो है, हम आईटी चैप्टर पढ़ेंगे, हम कैशबैक जो दे रहे हैं आपको नहीं देंगे, बट आपसे ज्यादा भी कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 1% कलेक्ट करेंगे, सिर्फ आपसे 1% कलेक्ट करेंगे ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन रेजिम, ठीक है। अंडर दिस मैकेनिज्म एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन इज परमिटेड टू पे एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर, एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, समझिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, एज टैक्स इन ल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। क्या बोल रहा है, ऑफ देयर टर्नओवर एज, एक्सक्यूज मी, टैक्स इन लिeu ऑफ स्टैंडर्ड टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1,
आपको याद आ रहा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 किसके बारे में बात कर रहा है? जब हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर पढ़े थे, सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या किसके बारे में बात कर रहा था? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स देना पड़ेगा एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के बाकी चीज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा टू द सप्लायर, सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है दिस इज द लीव ऑफ द स्टैंडर्ड टैक्स। स्टैंडर्ड टैक्स वो हो गया ना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 स्टैंडर्ड टैक्स हो गई, वो 18% रेट के हिसाब से जितना आप सेल्स करोगे, जो उसके ऊपर जो भी रेट एप्लीकेबल होगी, मे भी 18% हो सकता है, मे भी 12%, मे भी 5%, मे भी 20%, मे भी 40%, जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट ये बोल रहे इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ इसका मतलब क्या? इसके बदले, इसके बदले। इन लीव ऑफ मतलब होता है इसके बदले, इन प्लेस ऑफ। एक जैसे एग्जांपल, मैं ओपनिंग बैटिंग चाहूंगा, ओपनिंग बैटिंग करने के लिए जाऊंगा आपकी जगह, मतलब आई विल बेट ऑफ ओपनिंग इन लीव ऑफ यू, मतलब आपके जगह में मैं बैटिंग करना चाहूंगा, आपकी जगह मैं जाऊंगा बैटिंग करने के लिए ओपनिंग, ये हो गया इन लीव ऑफ। उसको वो प्लेस में उसको बैठाया जाएगा। 9(1) में जो आपको टैक्स देना होता है उसके ऊपर टैक्स ना देके आप पे क्या करना है, टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन रेजिम में फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। I hope you got this point. This scheme is strictly optional. स्ट्रिक्ट कोई भी कंपल्सरी नहीं है। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है मे वाला वर्ड यूज किया गया है, मे एंड साल। इसका डिफरेंस आपको बेहतरीन समझ में आ रही होगी अगर आप मेरे क्लास ठीक से देख रहे हो, ठीक से देख रहे हो। मे मतलब होता है ऑप्शनल, साल मतलब होता है कंपल्सरी, है ना। दिस स्कीम इज स्ट्रिक्टली ऑप्शनल, allowing business to evaluate whether they are benefit reproduce to reduce the paperwork and lower rates and outweigh the restriction of associated with the same। मतलब यह बोल रहे हैं कि पेपर वर्क उनकी कम हो जाएगी। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल में बनानी नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली आपकी पेपर वर्क क्या होगी, पेपर वर्क कम हो जाएगी। क्या होगी, पेपर वर्क आपकी कम हो जाएगी, है या ना। वही बात कर रहा है जो पहले हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में मैं आपको बताया था। फिर आपको गिनाया था क्या क्या बेनिफिट होगी। इजी कंप्लेंस होगी। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो एंड सालाना में एक रिटर्न भर रहे हो तो कंप्लेंस तो इजी हो गया। उनका सोचो जो महीने में 2 रिटर्न भर रहे हैं, क्वार्टरली भी रिटर्न भर रहे हैं, ईयरली भी रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं है, आप सिर्फ क्वार्टरली एक रिटर्न भर देना, सॉरी एनुअल एक रिटर्न भर देना, एनुअल एक रिटर्न भर देना। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ या ना। ठीक है, ओनली जीएसटीआर 04 जीएसटीआर जो भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगी, ये जो स्कीम के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जो भी ये स्कीम ऑप्ट करेगी उसको एनुअली बाय 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए अभी हम खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, इस साल में कंपोजिशन जो स्कीम ऑप्ट किया है, जो टैक्स पेयर उसको जितना भी सेल्स की होगी 30 अप्रैल 2070 को बाय 30 अप्रैल इसके अंदर तक क्या करेगी, जीएसटीआर 04 रिटर्न भरेगी। सिर्फ एक ही रिटर्न भरना पड़ेगी साल में, जीएसटीआर 04। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन द जीएसटी सीएमपी 08। क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि मान लीजिए हम आपको फैसिलिटी दिए कि आपको सालाना में एक बार, साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा, बट भाई पेमेंट तो कर दीजिए हमारा। गवर्नमेंट तो पैसा के भूखा है, हमेशा याद रखना। हेल्प करती है, उसके पीछे उसका नियत रहता है कि टैक्स अमाउंट चला जा रहा है, मेरा टैक्स अमाउंट चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको बेनिफिट देना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमको आपको बेनिफिट दे, बट कि जो टैक्स अमाउंट है ना उसको हम क्वार्टर मंथली पे नहीं करो, मत करो, ये मानते हैं, बट क्वार्टरली पे कर दीजिए टैक्स अमाउंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, जो भी जितना आप सेल्फ असेस्ड कर रहे हो कि हम इतना सेल्स किए, मान लीजिए 10 लाख सेल्स किए हैं, उसके ऊपर 1% मान लीजिए कितना हो गया, 10,000 टैक्स पे कर दीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ असेस। सेल्फ असेस मतलब आप कोई बताया नहीं कि आप 10,000 टैक्स पे करिए, कोई बताया नहीं कि आप 10,000 टैक्स पे करिए। समझ पा रहे हो, आप सिर्फ
खुद कैलकुलेट करके 10,000 रुपया जमा कर दीजिए, सेल्फ एसेट टैक्स पे कर दीजिए क्वार्टरली, एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम इतना सेल्स किए हैं एंड इतना हमारा टैक्स हुआ है, और रेट के हिसाब से, फ्लैट रेट के हिसाब से इतना टैक्स हुआ है। मान लीजिए 10 लाख इंटू 1%, फॉर एन एग्जाम्पल 1%, तो 10,000 टैक्स दे देना, है ना। ये हो गया बेनिफिट। इसके बाद पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी। ये तो हम समझ लिए कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है एंड वो स्कीम ऑप्ट करने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है एंड स्कीम ऑप्ट करने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलेगी। एक और भी चीज पढ़ेंगे अभी, एलिजिबल, हु इज द एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, किन किन लोग एलिजिबल है फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम, पढ़े। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन ए रेगुलर जीएसटी फ्रेमवर्क बिजनेसेस मस्ट मेंटेन द डिटेल्स रिकॉर्ड। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी होता है, मस्ट हो जाता है कि वो डिटेल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें एंड इशू टैक्स इनवॉइसेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे एंड अगर आप सेल्स कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस भी इशू करोगे, फाइल मंथली रिटर्न भी करोगे, है ना। ये चीज हम समझ लिए। फॉर ए स्मॉल नेबरहुड शॉप, अगल बगल में जितने भी गिरा दुकानदार हैं तो उनके लिए क्या है ना, ये बहुत बर्डन हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत क्या हो रहा है ना, बर्डन हो जा रहा है। टू एड्रेस दिस, गवर्नमेंट इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या किया ना, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। क्या, अंडर सेक्शन 10। तो अगर कंपोजिशन स्कीम, अगर कोई पूछे कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में कहां पे लिखा गया है, कंपोजिशन स्कीम के बारे में कहां पे लिखा गया है, आप बोल सकते हो सेक्शन 10 में ऑफ द जीएसटी एक्ट कंपोजिशन स्कीम के बारे में लिखा गया है। क्या, मेरे साथ बोलिए एक बार, सेक्शन 10, मेरे साथ एक बार बोलिए, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ये लिखा गया है कंपोजिशन स्कीम कौन एलिजिबल होगा, कितने पे टैक्स देके, सारा सेक्शन 10 में लिखा गया है ना। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज बिंग सिंपलिसिटी, जो मैं ऊपर बताया यहां पे लिखा गया। अभी पढ़ते हैं सेक्शन 10 में एक्चुअली क्या लिखा गया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एक्चुअली क्या लिखा गया है, पढ़े। होप जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ाया हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पढ़े अभी प्रोविजन सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में क्या बात किया जा रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट। बस यहीं पे ठहर जाइए, यहीं पे ठहर जाइए, यहीं पे रुक जाइए। आपको जो मैंने सप्लाई के इंट्रोडक्शन के चैप्टर पढ़ रहे थे या फिर सप्लाई के चैप्टर पढ़े थे, ये इसका मीनिंग मैंने बताया था। नॉट आउटस्टैंडिंग मतलब चाहे दिस एक्ट में, मतलब सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी लिखा गया है, उसके बावजूद मैं जो बोल रहा हूं, मेरे बात सुनना। नॉट आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि चाहे ये जीएसटी एक्ट में कहीं पे कुछ भी लिखा गया है, उसके बावजूद उसको खातिर ना करते हुए मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, बस उसको मानते हुए चलिए। उसका ये इसे मतलब हो गया नॉट आउटस्टैंडिंग। किसी के बात ना सुनते हुए मैं जो बता रहा हूं मेरे बात सुनिए, हाँ या ना। नॉट आउटस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट। टू द कंट्रारी, अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक लेमन एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूं कानन जब भी बताया जाएगा आप उसका नाम ये इंटरप्रेट करना कि सीएमए कानन बारिक। कानन बारिक जब भी मैं बोलूंगा आप उसका नाम इंटरप्रेट करना कि सीएमए कानन बारिक। बट यहां पे पर्टिकुलरली सेक्शन आके बोल रहा है कि आप बाकी चीज पे मानिए, बाकी सेक्शन 1 सेक्शन 2 बाकी सेक्शन जो भी हो गया उस पर मानिए। मैं जो जहां पे भी कानन बारिक लिखा होगा वहां पे सीएमए कानन बारिक आप समझना, समझ गए। बट दिस सेक्शन ओनली, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ओनली, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जहां पे भी कानन बारिक आई होगी, कानन बारिक आएगा, सीएमए कानन बारिक मत मानना, सीएमए कानन बारिक मत मानना। ये सेक्शन, ये नॉट आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है। उसके बावजूद भी वो कुछ भी बताए, मैं जो बोल रहा हूं, मैं मेरा सेक्शन पढ़ रहा हूं, ये स्पेसिफिक सेक्शन हो गया ना। मैं जो बता रहा हूं मेरा मानना, नॉट आउटस्टैंडिंग, नॉट आउटस्टैंडिंग
anything to the contrary contained in this act but subject to the provision of the subsection 3 subsection 4 of section 9. subject to, यहां पे दोनों बहुत क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज हो गया. एक हो गया हमारा नॉट आउटस्टैंडिंग, एक हो गया हमारा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन. नॉट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? नॉट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया, तो मैं आपको समझा लिया कि इसके बावजूद भी मैं जो बोल रहा हूं मेरे बात सुनना. सब्जेक्ट टू मतलब उसको ध्यान रखते हुए, अगर यहां पे अगर कंट्रारी होगी तो ये वाला, ये नॉट आउटस्टैंडिंग सिंस यूज हुआ है तो ये प्रिवेल कर जाएगी, ये प्रिवेल कर जाएगी. बट सब्जेक्ट टू में ये होगा अगर कुछ चीज कंट्रारी हो रहा है, आपस में मैच नहीं हो रही है, ऑपोजिट हो, कंट्रारी मतलब ऑपोजिट हो रही है, तो उसको रेस्पेक्ट दे देना भाई, उसको रेस्पेक्ट दे देना. मेरे को रेस्पेक्ट मत देना, उसको रेस्पेक्ट दे देना. अगर कोई कंट्रारी नहीं हो रहा है, अगर कोई मतलब ओपिनियन में डिफरेंशिएशन नहीं आ रही है, तब तक मेरे बात मानना. जहां पे डिफरेंशिएशन आ जाएगी तब मेरे को भूल जाना, मेरे को भूल जाना. यही बोलने के लिए कोशिश कर रही है, यही बोलने के लिए कोशिश कर रही है कि बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द सेक्शन 9. ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? आपको याद आ रही है क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आरसीएम, जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़े, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, है ना? आरसी में जो चैप्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए, सब्जेक्ट मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए क्या बोल रहा है? नॉट आउटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट. ये तो पहले बोल दिया किसी को भी नहीं मानना, फिर थोड़ा सा स्लाइटली पीछे आके बैक स्टेप आके क्या बोल रहा है? बट परंतु सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 9. किसी को मत मानना, बट सिर्फ एक ही लोगों को रेस्पेक्ट देना, एक दो सबसेक्शन को रेस्पेक्ट देके और किसी को भी रेस्पेक्ट मत देना. ये यहां से यहां तक इतना मीनिंग निकल रहा है कि दिस एक्ट में कहीं पे भी कुछ भी बताया गया है उसको ध्यान ना रखते हुए सिर्फ किसको ध्यान रखना? अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कुछ अलग बोल रहा है तो उसका बात मानना. इसके अलावा और कोई भी सेक्शन हो गया सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी बोल रहा है उसको उसके बात ना मानना, उसके बात मत मानना. ठीक है. A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख. सर ये क्या है? सर आप तो एक मिनट पहले यहां पे आप एक बार पढ़ोगे तो हुज एग्रीगेट टर्नओवर, यहां पे दो चीजें हम समझाऊंगा आपको. जैसे मैंने यहां पे ये इसका मीनिंग एंड इसका मीनिंग आपको समझा दिया, वैसे इस लाइन में क्या आ रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन क्या डेफिनेशन क्या है ये समझाऊंगा. एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या है ये समझेंगे. फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता ही है एंड 50 लाख. आपके मन में क्वेश्चन आएंगे सर तो आपको हमको तो बताए थे 1.5 करोड़, यहाँ पे 50 लाख क्यों है? इसका सोल्यूशन, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी. ठीक है, पहले अभी समझते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आप पढ़ने के लिए आओगे तो यहीं पे मिलेगी आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन. एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सालाना की आपको कितना सप्लाई किए हो, सालाना में आप एक साल में आप कितना सप्लाई किए हो, एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है, क्या बोल रहा है? एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू. एग्रीगेट वैल्यू क्या? एग्रीगेट वैल्यू क्या बोला? यहां पे किस से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन? मींस मतलब जो लिखा गया बस उतना ही मानना. एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन मतलब एक्सटेंसिव. ये जो लिखा गया बस उतना ही समझना, उतना ही मानना. एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies and export of goods or services or both and interested supplies of persons. यहां पे तो बड़ा डेफिनेशन हो गया. यहां पे तो टैक्सेबल सप्लाई आ गया. टैक्सेबल सप्लाई कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 108 में. आगे अभी नीचे पहले एक एक करके समझते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर हम समझ रहे हैं. तो एग्रीगेट टर्नओवर हम जब पढ़ने निकल पड़े तो यहां पे क्या लिखा है? एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई. पहले समझते हैं टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है. जब मैंने सप्लाई के चैप्टर शुरू किया था तो बताया था सप्लाई दो तरह का होता है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट. यहां पे दोनों की बात हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई. टैक्सेबल सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 108. यहां पे टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 108. टैक्सेबल सप्लाई मींस ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
means taxable supply means supply of goods or services both which leviable to tax under this act. लेविएबल का मतलब क्या है, मैं आपको बताया था भाई, ध्यान से याद करना। लेविएबल का मतलब क्या है? लेविएबल ये बोलता है कि आपके ऊपर लेवी हो गया, कलेक्ट होगी या नहीं होगी दूसरा बात है। मैं आपको क्लियर डिस्टिंक्शन बताया, लेवी एंड कलेक्शन दो अलग बात होता है। लेवी मतलब आपके ऊपर चार्ज हो गया है, आपसे कलेक्ट होगी या नहीं होगी वो कलेक्शन वाला बताएंगे। आपके ऊपर लेवी हो गया तो आपको टैक्स, आप टैक्सेबल सप्लाई बन गए। Which is leviable to tax, leviable to tax। ऐसा कोई चीज है क्या जिसको नॉन लेविएबल टू टैक्स बताया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो सेक्शन 278 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 78 नीचे वाला एक बार पढ़ लो उसको। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ व्हिच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। जो लेवी होगा उसको टैक्सेबल, जो लेवी नहीं होगा उसको नॉन टैक्सेबल। क्लियर है, एकदम डिफरेंशिएशन क्लियर है। जो टैक्सेबल होगी, जिसके ऊपर टैक्स लगेगी, कलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये बात की विषय है। अभी बात हो रहा है सिर्फ लेवी की। लेवी का मतलब आपको मैं डिटेल में समझाऊं, अगर आप भूल गए हो तो एक बार वो लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर एक बार रिवीजन का रेफर कर लीजिएगा। लेवी मतलब अभी क्या किस चीज का बात हो रहा है, अभी किस चीज का बात हो रहा है, सिर्फ लेवी की, कलेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लेवी होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है। सर ऐसा कुछ हमको एग्जांपल दीजिए ताकि हमको बेहतर समझ में आए। टैक्सेबल मतलब फोन, ये टी शर्ट, ये माइक, ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये आईपैड, सब कुछ टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो हो गया टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर लेवी ही नहीं होता है। कौन है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जब हम पढ़े थे तो वहां पे क्या लिखा गया था भाई, कि जीएसटी सबके ऊपर लगेगी, सबके ऊपर लगेगी, बट एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उसका मतलब ये हो गया इसके ऊपर जीएसटी लगेगी ही नहीं, लेवी नहीं हो रहा है। तो सेक्शन 9 किस चीज का बात कर रहा है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 लेवी की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है सबके ऊपर जीएसटी लेवी होगी, बट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन टैक्सेबल हो गया। जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है वो नॉन टैक्सेबल। तो इसके एग्जांपल होगा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एक एग्जांपल होगी अभी के लिए पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन ऑफ टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ये जो 5 चीजें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़े थे, सेक्शन कहां पे? सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। मेरे साथ बोलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए, मैं जो बता रहा हूं आप सुनते रहिए बस, सेक्शन नंबर रिपीट करते जाइए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी तब तक लेवी नहीं होगी जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ना कर दे। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ना कर दे तब तक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लेवी ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अभी तक लेवी नहीं हो रहा है। कलेक्शन हो, लेवी कब होगी? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। क्या जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। पता नहीं आगे क्या करेगी, आगे भी नहीं करेगी कि स्टेट का झोल है इसमें, आगे भी नहीं करेगी। मे भी हो, कर भी सकते हैं। जब तक उसके ऊपर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है तो तब तक वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही बनेगी। तो क्योंकि डेफिनेशन इटसेल्फ सेइंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ व्हिच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। समझ गए? ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल सप्लाई, ये हो गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगेन पढ़ते हैं, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ रहे थे, सेक्शन 2 क्लॉज 6, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू, वैल्यू मतलब जो सम, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब समझ लिए जिसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है। एग्जाम्प्ट सप्लाई 247 में एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन दिया गया है। एग्जाम्प्ट सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ व्हिच अट्रैक्ट जीरो रेट या फिर नील रेट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई को क्यों इंक्लूड किया गया था, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, अभी नहीं बताऊंगा। ये लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है, आपको अगर याद नहीं आ रही है आप लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर रेफर कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं आ रही है एंड आप लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर को रेफर कर सकते हो
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्यों एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी ये वाला डेफिनेशन को घुसाया? नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो ये एक अलग से डेफिनेशन दिया गया ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 78 पे, तो अलग से इसको ये एक सेक्शन में और एक पूरी सेक्शन को इंसर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसका लॉजिक वो वाला चैप्टर में आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि अभी बताना चाहूंगा तो अभी आधा घंटा इसमें 15-20 मिनट इसमें लग जाएगा लॉजिक समझाने के लिए, फिर क्रॉस लिंकिंग भी आपको करानी पड़ेगी। इससे बेहतर कि आप वो वाला चैप्टर रेफर कर दीजिए, मैं तो ऑलरेडी बता के रखा हूं आप लोगों को, है या ना? नहीं बताता तो फिर मैं यहाँ पे जरूर बताता, आपको ऑलरेडी बता के रखा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी टाइम वेस्ट करें, ठीक है? तो तीनों चीज समझ गए। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है समझ लिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है समझ लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट जब IGST एक्ट पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे एक्सपोर्ट की मीनिंग आती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की मीनिंग होता है जब सप्लायर इंडिया की होगी, रेसिपिएंट बाहर की होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर की होगी एंड फॉरेन करेंसी मिल रही होगी, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट मतलब अभी क्या समझ लिए, जो प्रोडक्ट, जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज इंडिया से बाहर जा रही है, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया जा रही है, फॉरेन जा रही है, फॉरेन मतलब एक्सक्लूडिंग इंडिया, इंडिया से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जा रही है उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, या फिर उसका कंबाइन भी हो सकता है, ठीक है? एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पान, इंटरस्टेट सप्लाई पर्सन हैविंग द सेम पान, ये चीज ऐड करने का लॉजिक क्या है बताता हूं। इस चीज का ऐड करने की लॉजिक क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा एक यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं एक और पेज, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं हेड ऑफिस हूं, क्या है? हेड ऑफिस जो दिल्ली में है, जो दिल्ली में है। मान लीजिए इसका 4 ब्रांच है, एक है मान लीजिए बैंगलोर में, एक हो गया मुंबई में, एक हो गया चेन्नई में, एक हो गया कोलकाता में, ये 4 ब्रांच है उसकी। तो क्या कर रहा है, वो कुछ सर्विसेज कॉमन ले रही है, लेके क्या करते हैं, यहां से आती है। जैसे मान लीजिए ये कार बेचती है, कार, ये वाला ये टायर मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये वाला जैसे मान लीजिए बॉडी पार्ट्स बनाती है, ये वाला स्टेयरिंग वगैरह बनाती है, ये फाइनली इसको असेंबल करता है। असेंबल मतलब उसको सबको मिला के कार बनाता है, कोलकाता वाला ब्रांच। तो ये टायर वाला ब्रांच जो कोलकाता वाला को भेजेगी, टायर टायर जो भेजेगी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेगी, ये सप्लाई माना जाएगा। कहां पढ़े थे? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C रीड विथ शेड्यूल 1, याद आ रही है आपकी? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C रीड विथ शेड्यूल 1 इन पारा 2 प्राई पढ़े थे। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट इन व्हिच ITC हैज बीन क्लेम्ड। R मतलब रिलेटेड पर्सन, M मतलब एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट, एंड I मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट। पढ़े थे, याद आ रही है आपको? रिवीजन हो गया ना वो सेक्शन शेड्यूल 1 की? ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़े? अगर मान लीजिए ये टायर बेच रही है, ये टायर दे रही है कोलकाता वाला ब्रांच को, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के हिसाब से ये डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगी, क्योंकि मेन पैन नंबर सेम है। मैं हेड ऑफिस हूं, जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफिस, पैन नंबर तो कंपनी एक आइडेंटिटी हो गया, तो उसका कंपनी का अलग पैन नंबर होगी, पैन नंबर अलग कंपनी का होगी, तो वो पैन नंबर में वो बेंगलोर वाला अलग GST रजिस्ट्रेशन लेकर रखा होगा जो 29 से शुरू होती है, कोलकाता वाला अलग GST रजिस्ट्रेशन लेकर रखा होगा। अगर बेंगलोर वाला ब्रांच कोलकाता वाला ब्रांच को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी गुड्स दे रही है, कोई भी सर्विस दे रही है, ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएंगे। एंड एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C रीड शेड्यूल 1 पारा 2 में ये बताया जा रहा है, अगर कोई रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन में आपस में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसको सप्लाई माना जाएगा, वो टर्नओवर की पार्ट बनेगी। और वो ये वाला, ये जब बेंगलोर वाला की टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर तो सेम रहेगी, बट बेंगलोर वाला की टर्नओवर में ये पार्ट बना जाएंगे। एंड बेंगलोर वाला जो सप्लाई करेगी इसके ऊपर टैक्स लगेगी, टैक्स देना पड़ेगा बेंगलोर वाला को। बेंगलोर वाला को क्या करना पड़ेगी? टैक्स देना पड़ेगी, है ना? टैक्स देना पड़ेगी,
ठीक है, ये समझ लिए। तो इसीलिए ये पॉइंट ऐड किया गया कि द इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पान, अगर सेम पान में कोई भी आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे एक्चुअली निकाला जाता है, इसका एग्जांपल भी हम लेंगे, ताकि ये चीज हमको एकदम परमानेंट के लिए हमारे दिमाग में रह जाए। ठीक है, एक्चुअली क्या बोलना चाहता है एग्रीगेट टर्नओवर, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात कर रहे होंगे, तब हम आपके एग्रीगेट टर्नओवर ओवरऑल निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसमें हमारा ये वाला एग्जांपल में दिल्ली में है हेड ऑफिस, ये 4 अलग अलग बिजनेस यूनिट वर्टिकल है, तो ये चारों का मिलाया जाएगा एंड आपकी टर्नओवर निकाली जाएगी। ये चारों को मिला के आपकी टर्नओवर निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टर्नओवर जो निकाली जाएगी ऑल इंडिया बेसिस पे निकाली जाएगी। ठीक है, ना कि स्टेट वाइज। जो टर्नओवर निकाली जाएगी, एक होता है टर्नओवर, एक होता है टर्नओवर इन द स्टेट, जो आगे आएगी ये वाला मैं समझाऊंगा। आप सिर्फ सबर करिए, मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपको हर कंसेप्ट का लिंकिंग कराऊंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोलने के लिए कोशिश कर रही है, क्या बोल रही है, और पर्सन हैविंग टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस में, मतलब ओवरऑल इंडिया में आप जितना सेल्स करो वो माना जाएगा टर्नओवर, ना कि इंडिविजुअल स्टेट के, सारा को मिला के ओवरऑल में कैलकुलेट किया जाएगा टर्नओवर। एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर आईजी इंटीग्रेटेड टैक्स। मतलब आप अगर कोई जीएसटी पोर्शन दे रहे हो, मान लीजिए मैं 100 रुपए की सेल्स की, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल में 100 रुपये आपको बेचा प्लस 18 रुपया जीएसटी लगाया, मेरा सेल्स इतना ही माना जाएगा। यहाँ पे लिख दिया ना एक्सक्लूड, ये यहाँ पे लिख दिया ना एक्सक्लूड, मतलब ये जो टैक्स अमाउंट में चार्ज कर रहा हूं, जैसे मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूं, 100 रुपया उसका प्राइस है, 18 रुपया जीएसटी है, 118 रुपया मैं आपसे कलेक्ट किया, 118 रुपया मैंने आपसे कलेक्ट किया, समझ गए। ये जो 18 रुपया है ना, ये मेरा टर्नओवर की पार्ट नहीं बनेगी, जो मैं सेल्स कर रहा हूं ये इसका पार्ट नहीं बनेगी। ऑब्वियसली है, मान लीजिए कि मैं 18 रुपया, तो मैं सेल्स नहीं, मैं एक्चुअली सेल्स कर रहा हूं 100 रुपया, ये कंप्लायंस के कारण मेरे को 18 रुपया ऐड करना पड़ रहा है, ये मेरा सेल्स का पार्ट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ये बोल रहा है, ये क्या होगी, इस सेल्स के पार्ट, टर्नओवर के पार्ट नहीं बनेगी। एक्सक्लूड क्या कर रहा है ना, एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, पहले जो सेल्स लगती थी कंपनसेशन सेस, एंड इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम। यहां क्या लिखा है, इनवर्ड सप्लाई, इस चीज को मार्क करना भाई। इनवर्ड सप्लाई क्या, इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो आप परचेज कर रहे हो, उसको बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। जैसे मान लीजिए टर्नओवर क्या मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब ये होता है आप कुछ आगे चीज बेच रहे हो, उसको बोलेंगे टर्नओवर। कोई भी कंपनी का टॉप लाइन देखते हो, टर्नओवर देखते हो या फिर सेल्स देखते हो, क्या आप समझते हो वो कितना एक्चुअली सेल्स किया है ना, क्या देखते हो वो क्या एक्चुअली सेल्स किया है ना, ये देखते हो कि कितना एक्चुअली परचेज किया है, जो परचेज किया वो क्या टर्नओवर की पार्ट बनता है। एक सोच के, आप तो फाइनेंस के स्टूडेंट हो, आपको मैं क्या समझाऊं, आपको बेहतर पता है, वो तो टर्नओवर की पार्ट नहीं बनेगी। जब हम टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप जैसे आरसी में क्या पढ़े थे, रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है, जो परचेज करता है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है जो परचेज करने पर, जो इनवर्ट सप्लाई करने पर, अब मान लीजिए परचेज करने पर, अभी समझ लीजिए इनवर्ट सप्लाई मतलब हो गया परचेज करने पर जो टैक्स दे रहे हो वो उसको आप टर्नओवर की पार्ट मत बनाना, वो टर्नओवर की पार्ट नहीं बनेगी, समझ में आ गया क्या। अगेन एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पार्ट टू बी computed on all India basis. Aggregate turnover exclude central tax, CGST, SGST, UTGST, IGST and cess and inward supply on which tax is payable under RCM. अगर टैक्स आप पेबल कर रहे हो, आरसी में आपको टैक्स पे करने की नौबत आ रही है,
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, तो उसको टर्नओवर की पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाई, ऑब्वियस लॉजिक है, यूनिट सप्लाई है। मैं परचेस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मेरे को टैक्स देना बन रहा है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैं परचेस कर रहा हूँ। सप्लायर को टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट को रूल बना दिया, मेरे को टैक्स देना हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आप मैं जो परचेस कर रहा हूँ उसको मेरा सेल्स में पार्ट बना दोगे, तो गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे, टैक्स पे कर दो टाइमली, हम नहीं बनाएंगे आपकी सेल्स की पार्ट, मतलब टर्नओवर की पार्ट। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग एक बार होल्ड रखिए, जब तक तो ये वाला पॉइंट को हम छेड़ेंगे नहीं तब तक तो इसका मीनिंग हम समझेंगे नहीं। जब ये पॉइंट आएगी तब इसका मीनिंग हम बेहतर समझेंगे कि टर्नओवर मतलब क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, यहीं पे पढ़ रहे थे, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, इसका मीनिंग हम समझ लिए। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 55, मतलब जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन ले चुका है उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में लेते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको बुलाया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख। इसको एक बार अभी पढ़ लीजिए, तो 50 लाख है या फिर एक्सीड एनहांस किया गया, ये आगे आएगी। ठीक है, डिड नॉट एक्सीड 50 लाख मैं अप्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, कोई मजबूरन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आप चाहते हो लेना तो ले सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। क्या may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9। जैसे बताया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में देना पड़ेगा एट द रेट स्पेसिफाइड। एक बार रेफर कर लेना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, आस्टियम वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, पहला लेक्चर का रेफर कर लेना। एट द रेट लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर की पहला लेक्चर का आप रेफर कर लेना। क्या लिखा है कि द सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द रेट स्पेसिफाइड। एट द रेट स्पेसिफाइड, रेट क्या क्या स्पेसिफाइड हुआ है, 5% भी हुआ है, 18% भी हुआ है, 12% भी हुआ है, 28% भी हुआ है, 40% भी हुआ है, वो रेट में देना पड़ेगा। बट यहां पे बोल रहा है कि इसके बदले वो जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जो पर्टिकुलर रेट के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता, मतलब अलग अलग रेट के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, उसके बदले, उसके बावजूद, उसके जगह में आप क्या करना, इन द लीव ऑफ द टैक्स पेएबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब हम जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसी रेट पे टैक्स देना, उसी रेट पे टैक्स देना। किसके बदले अगर आप ये ऑप्शन ना क्लेम करते तो आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जीएसटी पे करते, तो उसके बदले, उसके जगह में आप हम जो रेट बताएंगे उसके ऊपर जीएसटी पे कर देना। मतलब वो सेक्शन 9 सबसेक्शन ये हो गया, ये एंड सेक्शन 10 साइमल्टेनियसली खड़ा हो गया। अगर आपकी टर्नओवर लिमिट से कम है एंड आप चाहते हो कि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना, क्लेम करना चाहते हो, कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में टैक्स मत पे करो, उसको हटा दो, ये जो है ना उसको हटा दो। सिर्फ हम जो रेट बता रहे हैं, ये वाला कंपोजिशन, ये हम जो रेट बता रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी पे कर देना, उसके ऊपर जीएसटी पे कर देना, है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि बट नॉट एक्सीडिंग क्या एट सच रेट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। ये जो कमा दिया हुआ है ना, ये जो कमा हमेशा होता है लिंक टू प्रीवियस सेंटेंस, कमा हमेशा ये लिंक करता है लिंक टू प्रीवियस सेंटेंस। यहाँ प्रीवियस सेंटेंस क्या बोल रहा है, रेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी रेट के बारे में बताएगी, ये भी रेट के बारे में बताएगी। बट नॉट एक्सीडिंग
1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन द स्टेट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया टर्नओवर इन द स्टेट, लूंगा वहां पे लेके जाऊंगा आपको, बट एक बार पढ़ लीजिए बस। 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1% देना पड़ेगी फ्लैट रेट। क्या 1% टोटल है या फिर सीजीएसटी की? 1% 1% टोटल है या फिर सीजीएसटी का 1%? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। जो भी यहां पे बताई जाएगी सीजीएसटी एक्ट बिहार में बताई जाएगी। मैं ये नहीं बता सकता आप क्या खाओगे, मैं क्या खाऊंगा मैं बता सकता हूं, मैं कितने जीएसटी लूंगा मैं बता सकता हूं, मैं 1% जीएसटी लूंगा। एसजीएसटी कितना जीएसटी लेंगे तो एसजीएसटी एक्ट रेफर करिए। फिलहाल हालांकि वो रेट सेम होता है, प्रोविजन सेम होता है, बट मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं 1% लूंगा। एसजीएसटी कितना होगी आप एसजीएसटी एक्ट रेफर करिए। केरला में आप हो तो केरला एसजीएसटी, उड़ीसा में है तो उड़ीसा एसजीएसटी, दिल्ली में है तो दिल्ली एसजीएसटी, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र एसजीएसटी, राजस्थान में हो तो राजस्थान एसजीएसटी, मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश एसजीएसटी। अपना अपना स्टेट एसजीएसटी रेफर करिए। बट मैं सीजीएसटी मैं कितना जीएसटी लूंगा उसका रेट मैं बता सकता हूं, वो कितना लेंगे उसका मैं नहीं बता सकता। तो गवर्नमेंट यहां पे जितना भी रेट के बारे में बात कर रहे होंगे सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो जितना भी उनका टर्नओवर हो रही है उसके ऊपर 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी देना पड़ेगा। वैसे ही आप एग्जैक्टली जाओगे तो आईजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में ये 1% की जगह 2% लिखा होगी। आईजीएसटी में लिखा नहीं होगा क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का वन ऑफ द कंडीशन है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, वो लिखा नहीं होगा। क्योंकि अगर लिखा होता तो वहां पे यहाँ पे 1% की जगह 2% लिखा होती, क्योंकि आईजीएसटी सीजीएसटी एजेंसी को मिला के बात करती है, वो जो भी रेट लिखेगी 2 गुना लिखेगी, मतलब 1%। यहाँ पे 1% लिखा होगी वहां पे 2%, यहाँ पे 2.5% लिखा होगी वहां पे लिखा होगा 5%, यहाँ पे 0.5% लिखा होगी वहां पे लिखा होगा 1%, मतलब 2 गुना। ठीक है, सिंस वी आर रीडिंग सीजीएसटी एक्ट सिर्फ हम आधा का ही बात करेंगे, 50% क्या 1%, तो 100% हो जाएगी क्या 2%। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुल मिला के 1% लगेगी, सीजीएसटी 1% एंड एसजीएसटी 1%, कुल मिला के 2%। ठीक है, फिर पॉइंट बी क्या बात कर रही है, 2.5% मतलब 2.5%, 2.5% of the turnover in the state or turnover in the union territory in case of the person engaged in the making supply or referred in to clause B of paragraph 6 of the schedule 2। schedule 2 ये किसके बारे में बात कर रहा है पता है? जब हम schedule 2 पढ़े थे पारा 6 में क्या बात कर रही थी, लिस्ट ऑफ द किस किस को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, किसको इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसमें पार्ट बी में ये लिखा गया था कि अगर 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 कोई एक रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या सर हम रेस्टोरेंट में तो हम खाना खाते हैं, सर्विस भी ले रहे हैं, वेटर की सर्विस ले रही है, वो हम एसी यूज कर रहे हैं वहां पे प्लेसेस यूज कर रहे हैं, बट खाना तो खा रहे हैं, खाना तो छू सकते हैं, तो मूवेबल है। तो गवर्नमेंट ने ये पहले जो टैक्सेशन रिजिम थी, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेशन रिजिम, वहां पे बहुत कंफ्यूजन थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे शेड्यूल 2 में डायरेक्ट लिख दी कि रेस्टोरेंट सर्विस को हम सर्विस मानेंगे। रेस्टोरेंट में आप जो भी खाना खा रहे हो एंड जो भी सर्विस ले रहे हो हम उसको कंपोजिट मानेंगे एंड सप्लाई सर्विस मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई सर्विस मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसका मतलब ये हो गया रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर रेट क्या है 2.5%, रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर रेट क्या है 2.5%। ठीक है, एक बार याद करो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 1%, मतलब 1% सीजीएसटी होगा तो आज एसजीएसटी हो जाएगा 1%, एंड रेस्टोरेंट सर्विस कोई दे रहा है तो उसके ऊपर 2.5% लगेगी, सीजीएसटी 2.5% एंड एसजीएसटी 2.5%। सी क्या बोल रहे हैं, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लायर, समझ में आया? ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर,
ये हो गया रेस्टोरेंट। अगर मैन्युफैक्चरर को छोड़ के एंड रेस्टोरेंट को छोड़ के अदर सप्लायर हो गए, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं सामान खरीद के सामान बेचता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ, एक मतलब होलसेलर से खरीद के एज ए रिटेलर बेच रहा हूँ, या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीद के मैं बेच रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ ना। तो अगर मैन्युफैक्चर को छोड़ के या फिर रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के अगर कोई सर्विस दे रही है, सर्विस ऑफ गुड्स कर रही है, सर्विस ऑफ गुड्स कर रही है, तो उसको क्या होगी, उसको 0.5% लगेगी, मतलब सीजीएसटी 0.5% हो जाएगा, तो एसजीएसटी हो जाएगी 0.5%। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज, ये जो पढ़े थे ना 50 लाख में, जैसे बता रहा था आपको, अभी लिमिट है 1.5 करोड़, बट एक्चुअली प्रोविजन में लिखा था 50 लाख, एंड प्रोविजन में ये लिखा था अगर गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दिया गया, अगर गवर्नमेंट चाहता है तो ये 50 लाख की लिमिट को 1.5 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकती है। कितना कर सकती है? 1.5 करोड़ तक। क्या गवर्नमेंट चाहे तो 2 करोड़ कर सकती है? नहीं, गवर्नमेंट कानून को सरपास नहीं कर सकता है। जहां तक कानून को उनको पावर दिया गया, कानून में क्या पावर दिया गया है? प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड दैट the government may by notification increase the said amount of 50 lakh rupees to such higher amount not exceeding 1.5 करोड़। गवर्नमेंट 50 लाख को एक्सीड कर सकता है, ये जो लिमिट है उसको बढ़ा सकता है, बट मैक्सिमम 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ तक बढ़ा सकता है। मतलब ये हो गया कैप, गवर्नमेंट बढ़ाएगी बट 1.5 करोड़ तक बढ़ाएगी, ठीक है। एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, नाउ द लिमिट एंड एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन, ये लिमिट को 1.5 करोड़ तक बढ़ा दी है गवर्नमेंट। ये जो सेक्शन में जो पावर दिया गया है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट पावर को यूटिलाइज करके एंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये लिमिट को बढ़ा के अभी 1.5 करोड़ कर दिया है, 1.5 करोड़ कर दिया है, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर दैट मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड फॉर दैट मतलब और एक एक्सेप्शन और एक एक्सेप्शन की एक्सेप्शन नहीं है, और एक एक्सेप्शन टू दिस, ये वाला प्रोविजन जो हम यहां से लेके यहां तक पढ़े, ठीक है, उसका और एक एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड फॉर दैट ए पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में सप्लाई ऑफ सर्विस में कर सकता है सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज बी, क्योंकि क्लॉज बी में जो रेफर किया गया है, ये भी जो क्लॉज बी में जो रेफर किया गया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, इसको छोड़ के सर्विस दे सकता है, क्योंकि वो क्लॉज बी तो सर्विस ही है, उसको क्या फिर सर्विस का कंडीशन लगाओगे? वो तो इटसेल्फ भी सर्विस। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आप सर्विस दे सकते हो। ये दो पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फॉर दैट ए पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी में सप्लाई सर्विस अदर देन द रेफर्ड क्लॉज बी of paragraph 6 of value not exceeding 10% of the turnover in a state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher मतलब ये बोल रहा है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, बट मैक्सिमम कितना कर सकते हो? टर्नओवर 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। तो अभी इसका मतलब समझेंगे टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है। बट अभी के लिए समझो कि कितना सर्विस दे सकते हो, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो ट्रेडर है या फिर जो हम रेस्टोरेंट सर्विस के बाद, रेस्टोरेंट सर्विस उसको छोड़ के यहां पे लिखा ना एक्सेप्ट, यहां पे लिखा ना एक्सेप्ट, यहां पे लिखा ना एक्सेप्ट, यहां पे लिखा ना एक्सेप्ट अदर देन, इसको छोड़ के मतलब रेस्टोरेंट वाला सर्विस को छोड़ के, तो 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट या फिर 5 लाख व्हिच एवर इज हायर। क्या क्या? 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर, मतलब इतना सर्विस आप दे सकते हो, इतना सर्विस आप दे सकते हो। तो अभी हम समझते हैं कि टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है।
आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये रहा सेक्शन 2 क्लॉज 112 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस the aggregate value of all taxable supply excluding the value of in supply on which the tax is payable under RCM reverse charge mechanism, जो हम एग्रीगेट टर्नओवर में एज इट इज पढ़े थे, एंड एग्जाम सप्लाई एज इट इज मेड विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वहां पे क्या था, पैन इंडिया बेसिस पे था। यहाँ पे सिर्फ यही चेंजेस है कि मेड विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, या फिर ये भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ मेड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द सेट टैक्सेबल पर्सन बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स। मतलब सारा पॉइंट जो हम पढ़े थे ना एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में, वो टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन इंटैक्ट है। वहां पे जो टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़े थे, टर्नओवर इन स्टेट के डेफिनेशन में एज इट इज है, दो चीज को छोड़ के। यहाँ पे विद इन स्टेट सप्लाई होगी, मतलब ऑल इंडिया के पैन जो वहां पे लिखा था ना, विल बी टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब ऑल ओवरऑल इंडिया में जितना सेल्स कर रहे हो उसको उस बेसिस पे टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगी आपको। बट यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स देने की बारी आ रही है। वहां पे तो हम एलिजिबल चेक कर रहे थे, जो टर्नओवर है वहां पे हम एलिजिबल चेक कर रहे थे, वेदर दिस पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। वहां पे एलिजिबल चेक किया जा रहा था। बट यहाँ पे टैक्स पे करने की बारी आएगी जब हम रेट पढ़ेंगे ना। यहाँ पे जो आप रेट पढ़ोगे, यहाँ पे एक बार आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे जो रेट पढ़ोगे यहाँ पे क्या लिखा है, 1% of the turnover in the state, 1% of the turnover in the state। तो वो जो एग्रीगेट टर्नओवर पड़े ना, एग्रीगेट टर्नओवर का सिर्फ मतलब दायित्व ये है कि वो सिर्फ आपको डिसाइड करके देगा ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या फिर नहीं, वो कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। बट वो जो एक बार वो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो गया, टैक्स कितना पे करेगी उसके लिए कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर इन द स्टेट या फिर टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी इफ द यूनियन टेरिटरी इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई। मान लीजिए आप पोंडीचेरी से ट्रांसफर कर रहे हो या फिर अंडमान से ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लायर अंडमान में बैठा है तो ये यूटी जीएसटी लगाएगा इन प्लेस ऑफ द एसजीएसटी, ठीक है। तो ये हम आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो टर्नओवर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम चेक कर रहे होंगे कि ये एलिजिबल है या फिर नहीं फॉर द कंपोजिशन स्कीम। बट जब हम टर्नओवर फॉर द स्टेट, जब हम टर्नओवर फॉर द स्टेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम यही डिसाइड करेंगे कि कितने पे वो टैक्स देगी, कि सारा चीज इंटैक्ट है, सिर्फ पैन इंडिया बेसिस पे नहीं रहेगी एंड विद इन द स्टेट जितना सप्लाई करेगी। क्या करेगी, विद इन स्टेट जितना सप्लाई करेगी। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, एंड जब हम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हम ये इस पे फोकस करेंगे टर्नओवर ऑफ द स्टेट क्या है या फिर टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी क्या है, ठीक है। वही और सेम डेफिनेशन एकदम सेम, ये सिर्फ यहाँ पे विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इस चीज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। बाकी चीज तो सेम ही है, बाकी चीज तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी, टर्नओवर ऑफ द स्टेट या फिर टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर ऑफ द यूनियन टेरिटरी आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। यहां तक पढ़ लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1%, इसके लिए 2.5% फॉर द सीजीएसटी एंड फॉर द एसजीएसटी 2.5% ऑब्वियसली, 0.5% फॉर द अदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी जितने भी रहेंगे उनके ऊपर 0.5% लगेगी। एंड उनको और एक कंडीशन दिया गया, आप सप्लाई सर्विस कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम लिमिट। लिमिट क्या है ना, 10% ऑफ क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर, व्हिच एवर इज, जो भी ज्यादा होगा उतना तक आप सर्विस कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है।
ये हो गया। इसके लिए एक एक्सेप्शन है, मतलब हाँ एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजन, सेकंड प्रोविजो क्या है, ये है सेकंड प्रोविजो। For the purpose of second provision, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposit, loans, advances, in so far as the consideration is represented by interest or the discount, shall not be taken into account for determining the value of the turnover in the state or union territory. जो हम टर्नओवर इन द स्टेट या फिर टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी कैलकुलेट करेंगे, तब हम डिपॉजिट जो दे रहे हैं, जो डिपॉजिट दे रहे हैं एंड जो डिपॉजिट के एग्नेस्ट में सिर्फ हमको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, उसको सप्लाई के पार्ट नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में पैसा जमा किया, कुछ डिपॉजिट किया, उसके बिहार में सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, वो पार्ट नहीं बनेंगे। इसके एग्जाम्पल और एक भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लायर मैं एक बड़ा सप्लायर हूँ, मैं बाहर से क्या करता हूँ, पहले डिपॉजिट ले लेता हूँ, भरोसा है भी नहीं, डिपॉजिट ले लेता हूँ। डिपॉजिट के अगेंस्ट में सिर्फ ये क्या करता हूँ, इंटरेस्ट उनको पे करता हूँ। वो जो डिपॉजिट है ना, तो डिपॉजिट पार्ट नहीं बनेगी सप्लाई में, सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट में, टर्नओवर इन द स्टेट में पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है, डिपॉजिट पार्ट नहीं बनेगी। ये एग्जांपल देख ले एक बार, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, टर्नओवर इन द स्टेट कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे ये टर्नओवर करने के लिए एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, हाँ ये वाला देखो, कंपोजिशन लेवी स्कीम में डिटरमाइन वेदर द एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। आपको ये बताना रहेगा कि ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या फिर कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर्स इन लाख्स, रुपीज इन लाख्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में जो हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़े थे, वहां पे क्या लिखा था, एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई था, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, ये क्या पार्ट बनेगी, यस। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, क्या वहाँ पे एग्जाम सप्लाई था, यस, ये भी पार्ट बनेगी, यस। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच ही इज लायबल टू पे अंडर आरसीएम, क्या ये पार्ट बनेगी, एक्सक्लूड पे था, ये पार्ट नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, क्या वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट था, यस था। तो ये तीनों चीज़ 75 70 75 70 ये 7, मतलब हो गया 125, नहीं सॉरी 145, ये 152। तो इसका टर्नओवर कितना हो जा रहा है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ, अच्छा यहाँ पे लिखा है हुईच इंक्लूड्स 30 लाख एज एडवांस। जैसे हम बात किए थे ना एडवांस, अभी जो एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया, एडवांस पार्ट नहीं बनती है, तो ये एडवांस को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी कंडीशन हमें ठीक से पढ़ा नहीं, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अगर पढ़ लेते हैं ठीक से, क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ 10 लाख वाज इन कोर्स ऑफ इंटरेस्टेड इनवर्ट सप्लाई, तो इनवर्ट सप्लाई तो नहीं होगी, तो इसमें 65 आएगी। क्यों, लॉजिक क्लियर है ना, आपको टर्नओवर सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो, टर्नओवर मतलब सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो, आप ये परचेज को टैक्स सेल्स में ऐड करोगे क्या, लॉजिक लगाओ एकदम, रेशनल लगाओ, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो 75 में 10 हटा दीजिए, 65 बचा, ये 65। तो ये भी वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में जो लोन्स एंड एडवांसेस है, जो एक्सप्लेनेशन अभी दे के आया कि लोन्स एंड एडवांसेस वो पार्ट नहीं बनेगी, तो 70 से वो 30 हटा दीजिए, तो 40 हो गया। और ये तो बनेगी नहीं, तो कैंसिल हो गया। और वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट 7, मतलब ये 65 40, ये नील, ये 7, कितना का 112। तो इसका क्या हो गया, ये इसका टर्नओवर विद इन द लिमिट है, तो ये ही इज द एलिजिबल। तो कंक्लूजन लिखा होगा, रजिस्टर्ड पर्सन इन आसाम में है, ये इसके में ट्रिक ये बताऊंगा आगे आएगी। तो रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ आसाम is eligible to opt for composition scheme composition levy if its aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year. Therefore, in the given case, Mr. Ritesh is eligible to opt for a composition scheme, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है, सारा लगे जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम है, तो ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। ये जो अभी जो हम पढ़े थे 10%, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल यहीं पे लिखा है,
एग्जाम्पल कहाँ गया एग्जाम्पल है यहाँ पे। टर्नओवर ऑफ मिस ABBC ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाज INR 60 लाख। ठीक है, दिल्ली 55 लाख एंड कोलकाता 5 लाख। इन दिस केस मिस ABC कैन सप्लाई सर्विस वैल्यू, कितना वो ज़्यादातर सर्विस दे सकता है। जैसे हम पढ़े थे ना वहाँ पे लिमिट, कितना आप सर्विस दे सकते हो, मैक्सिमम 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिच एवरेज हायर। तो यहाँ पे दिल्ली का टर्नओवर कितना है 55 लाख, 55 लाख इंटू 10% 5,50,000। तो कोलकाता का क्या है 5 लाख। तो ये तो दिल्ली वाला कितना मैक्सिमम सप्लाई कर पाएगी सर्विसेज 5,50,000 और 5 लाख, व्हिच एवरेज हायर क्या है 5,50,000, 5,50,000 दिल्ली वाला कर पाएगी। एंड कोलकाता वाला क्या है 5 लाख इंटू 10% 50,000 और INR 5 लाख, व्हिच एवरेज हायर 5 लाख ही कर पाएगी। तो दिल्ली वाला मतलब कर पाएगी 5,50,000, ये कर पाएंगे 5 लाख। कोलकाता वाला का सिर्फ टोटल टर्नओवर है 5 लाख, फिर भी वो 5 लाख सर्विस कर सकते हैं क्योंकि उसका जो लिमिट है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिच एवरेज हायर। तो 5 लाख ज़्यादा हो जा रहा है ना, उसका टर्नओवर ही 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000 बन रहा है, 50,000 बन रहा है। एंड उसका जो 5 लाख का जो लिमिट है उसको 5 लाख मतलब 50,000 या फिर 5 लाख, व्हिच एवरेज हायर क्या है 5 लाख। तो ये 5 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, 5 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे या फिर कल पढ़ेंगे। चलो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर में 10 सबसेक्शन 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो एक सबसेक्शन पढ़ने के लिए हमको इतना समय लग गया। पहले मैंने आपको बेस बनाया, फिर नॉट यहाँ से देखो इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब समझाया, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, टैक्सेबल टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, एग्जाम सप्लाई क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी लिया। एंड हर एक ईच एंड वर्ड एवरी वर्ड को हम बारीकी से डिटेल में पढ़े। आई होप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे तो इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिल रही होगी आपको फ्री में, है या ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी, ये लेक्चर अच्छा लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप एक दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए एंड प्यारा सा कमेंट आप लिख सकते हो। एंड आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लग रहा है तो एक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, है ना। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।